हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें वो बेसिकली एक प्रकार की जो है नमी है, उसी के बहुत सारे फॉर्म हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी जो है वो क्या है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो एयर में वाटर वेपर की जब जो मात्रा होती है उसे हम लोग जो है ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जो ये नमी की मात्रा है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो इक्वेटर पर ज्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर पर सीधी धूप की किरणें पड़ रही होती हैं, तो इस वजह से वहां पर वेपराइजेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर नमी भी ज्यादा होती है। पोल्स पर जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती है। वाटर जो होता है तीनों फॉर्मेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और यही सब बनाते हैं ओस, पाला, कोहरा, फॉग, मिस्ट, हेलस्टोन, सब कुछ इसी से इन्हीं वाटर के फॉर्म से बनता है। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी जो होती है वो गर्मियों में होती है, और सर्दियों में जो ह्यूमिडिटी की मात्रा होती है वो कम होती है। इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, जो कि 30 ग्राम जो है प्रति मीटर क्यूब के आसपास होती है, और जो मिनिमम होती है वो 0 डिग्री के आसपास होती है। इसका मतलब है कि अगर 1 मीटर 1 बाई 1 वॉल्यूम लिया जाए तो उसमें जो नमी की मात्रा होगी वो 5 ग्राम होगी। नमी को हम लोग हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं, और कंडेंसेशन जो है होती है वो एक इसका प्रक्रिया है। जब वाटर वेपर जो होती हैं वो सैचुरेट हो जाती है तो एक जगह पर कंडेंस हो जाती हैं, और जब कोई धूल कण है, स्मोग है, पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। इसके चारों तरफ जो वाटर वेपर होती है वो कलेक्ट हो जाती है, कलेक्ट होके जो है हाइग्रोस्कोपिक सेंटर जो होता है वो आसपास कंडेंसेशन में हेल्प करता है। तो ये जो वाटर वेपर होती है वो या तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है या तो ये स्नो वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्यू, ये ओस की बूंदें हैं। ओस की बूंदें जो होती हैं जब ये कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर में ना होके किसी सॉलिड सरफेस के आसपास हो जाए, जैसे पत्थर है, पत्तियां हैं, घास है, इनके किनारों पर जाकर के जब ये जमा हो जाती है, ये कंडेंसेशन हो जाता है, जिसे हम लोग ड्यू बोलते हैं। इसके लिए मगर दो कंडीशन चाहिए। पहली बात तो आसमान साफ होना चाहिए, और दूसरा जो है हवा शांत होनी चाहिए, तभी ड्यू का फॉर्मेशन होता है, वरना नहीं होता। फ्रॉस्ट की बात करते हैं, ये पाला है। पाला जो होता है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ जाता है तो जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस होके स्नो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जो होता है वो पाला का निर्माण हो जाता है। पोल्स पर जो है पाला बहुत ही साधारण सी घटना है। अगर हम लोग इक्वेटर के आसपास की बात देखें तो यहाँ पर ठंडियों में ज्यादातर जो है पाला देखने को मिलता है, बाकी समय में नहीं मिलता। ये जो फ्रॉस्ट है ये फसलों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये जो है बेस को तोड़ देता है। तो अगर फ्रॉस्ट थोड़े समय के लिए हो तो जो है सिंचाई के द्वारा इसको ओवरकम किया जा सकता है, फसलों को बचाया जा सकता है। बात करते हैं फॉग की, तो फॉग जो है वो कोहरा है, और जब सर्दियों के समय में जब जो पृथ्वी की सतह है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, रात के समय में पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, अर्थ की सतह जब ठंडी हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो स्नो के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और इस प्रकार से कोहरे का निर्माण होता है। जब सूर्योदय होता है तो उसके बाद जो है कोहरा सबसे ज्यादा घना होता है, और कोहरा जो होता है जमीन की सतह के आसपास ज्यादा होता है। जमीन की सतह से जैसे ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे वो हल्का होता चला जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है क्लाउड्स हैं जो कि सरफेस के आसपास टहल रहे हैं, ये प्रकार के बादल हैं जो कि सतह पर टहल रहे हैं। और बात करते हैं स्मोक की, तो स्मोक जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर जो है धुआं निकलता है। ये धुआं जो होता है ये धुआं जो है कंडेंसेशन के लिए जो है पॉइंट बन जाता है, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट बन जाता है, और स्मोक का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो स्मोक होती है उसके अंदर कोहरा और धुआं दोनों होता है, और ये हमारी आंखों के लिए भी हानिकारक है, और हमारी जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए भी हानिकारक होता है। बात करते हैं हम लोग क्लाउड्स की, तो जो बादल हैं जो जब वाटर वेपर जो होती है कंडेंस हो जाती है तो वाटर वेपर जो है क्लाउड जो बादलों का निर्माण करती है।
वाटर वेपर का निर्माण किसी भी वाटर बॉडी के पास, चाहे सी हो, ओशन हो या कहीं पर भी नदी तालाब हो, वहां से पानी ऊपर वेपराइज होता है और जो है वो क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेटर के आसपास इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है बादलों की, और पोल्स के आसपास जो क्लाउड्स होते हैं उनकी ऊंचाई कम होती है। जो बादल हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सिररस। तो सिररस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं, और ये बर्फ के क्रिस्टल से बनते हैं, इसे मोतियों की माला भी कहा जाता है। इसके बाद क्यूमुलस की बात करते हैं, जो कि कपासी मेघ होते हैं। ये साफ मौसम को दर्शाते हैं, फूल गोभी के आकार के होते हैं, मगर कभी-कभी गरजते हैं, तो इसीलिए इन्हें गरजने वाला बादल भी कहा जाता है। बात करते हैं स्ट्रेटस की, तो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्षैतिज रूप से फैले होते हैं, और जब दो डिफरेंट नेचर की जो एयर होती हैं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो इस प्रकार की एयर के मिलने से जो है इस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। निम्बुलस की बात करते हैं, ये स्लेटी कलर के या काले कलर के बादल होते हैं जो कि क्षैतिज रूप से फैले होते हैं, और ये लगातार बारिश करते हैं, और पृथ्वी की सतह के आसपास जो है जब ये फैले होते हैं तो उस समय अंधेरा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्यूमुलो निम्बस की, जो कि कपासी वर्षा मेघ हैं। तो ठंडे प्रदेशों में ये बादल जो होते हैं वो वर्षा का मुख्य कारण होते हैं। प्रेसिपिटेशन जो होता है, वो प्रेसिपिटेशन क्या है बेसिकली? तो प्रेसिपिटेशन जो होता है, जब वाटर वेपर जो होती है, वाटर वेपर ग्रेविटी के इंपैक्ट में आकर, ग्रेविटेशन की वजह से पृथ्वी पर आके गिरने लगे, तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और उसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे बात करते हैं स्प्रे, जिसे फुहार बोलते हैं। तो जो फुहार होती है, ये ऊपर से ये बहुत छोटी बूंदें होती हैं, 0.5 mm से ये कम होती हैं, पृथ्वी पे आते आते कभी-कभी ये गायब भी हो जाती हैं। इसके बाद स्लीट की बात करते हैं, तो जो स्लीट है ये छोटी फुहार होती हैं, मगर ये आइस पैटर्न्स में बदल जाती हैं, छोटी-छोटी आइस पैटर्न्स में बदल जाती हैं। वही बात करते हैं स्नोफॉल्स की। जो स्नोफॉल होता है ये हिमपात है। स्नो जो होती है वो आपस में मिल के स्नोफ्लैक्स का निर्माण कर लेती हैं, और इस प्रकार से स्नोफॉल बना लेती हैं। इसके लिए जो ज्यादातर इसका फॉर्मेशन हम लोग देखें तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में होता है, और हाई लैटिट्यूड्स में भी देखने को मिलता है। और हेयर स्टॉर्म की बात करें, तो जब इन स्नो पैटर्न्स का साइज बढ़ते बढ़ते 5 से लेके 50 मिलीमीटर तक का हो जाएगा, तो ये जो है हेयर स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं, तो क्लाउड बर्स्ट जो होता है कि जब मानसूनी सीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो बादल होते हैं पर्वत की सतह पर कहीं पर जाकर टकरा जाते हैं। पर्वत की सतह पर टकराने पर जो बारिश जो है काफी समय तक होनी थी, वो अचानक से सारी बारिश हो जाती है। तो अचानक से तेज बारिश का हो जाना जो होता है क्लाउड बर्स्ट होता है। हालांकि इसका और भी दूसरा पैमाना भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर 100 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश हो जाती है, 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है, तो इसे क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है। तो जो है ये ज्यादातर जो है मानसून के सीजन में देखने को मिलते हैं, और क्यूमुलो निम्बस जो है बादल जो होते हैं इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं, तो थंडर स्टॉर्म में जब गरज चमक के साथ भारी बारिश हो, और हो सकता है वज्रपात या हेल स्टॉर्म भी आ जाए, तो हम लोग इसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। समझते हैं कि जो लाइटनिंग होती है वो क्या होती है। तो जो क्लाउड्स होते हैं, कुछ क्लाउड्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ क्लाउड्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये दो डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं, डिफरेंट चार्ज वाले क्लाउड्स जो होते हैं, जब आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, और इस फ्रिक्शन की वजह से जो है लाइटनिंग होती है, बहुत ज्यादा तेज चमक होती है, और इसे जो हम लोग बिजली चमकना बोलते हैं। रेनफॉल की बात करते हैं, वर्षापात की बात करते हैं, तो वर्षा जो होती है 0.1 mm से लेकर 7 मिलीमीटर तक की जो बूंदें होती हैं, वो जब गिरने लगती हैं तो उसे हम लोग वर्षापात बोलते हैं। जो रेनफॉल होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होता है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल इस प्रकार की बारिश है जो कि
इक्वेटर के आसपास जो है गर्म सतह से वेपर उठती हैं और फिर वो बरस जाती हैं, और ये घटना जो है डेली होती है, हर दोपहर में इक्वेटर के आसपास बारिश होती है, और इसमें क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ओरोग्राफिक रेन की। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो है दो जोन होते हैं, एक वर्षा क्षेत्र होता है, एक वर्षावृष्टि क्षेत्र होता है। तो क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड जब फॉर्म होते हैं तो जिस तरफ जो है टकराते हैं बादल उस तरफ बरस जाते हैं वर्षा क्षेत्र की तरफ, और जिस तरफ बादल बारिश नहीं करते वो लीवर्ड साइड होती है। तो इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल वेस्टर्न घाट है, जिसमें महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो वहीं पुणे में 70 सेंटीमीटर बारिश होती है। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल, इसके बाद बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल की। तो साइक्लोन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। जब गर्म और ठंडी हवाएं जो होती हैं वो मिलती हैं और फिर फैलने लगती हैं, जिसमें जो है एक सेंटर बन जाता है जहां पे लो प्रेशर जोन होता है, और जो है बाहर की तरफ जो होता है वो हाई प्रेशर जोन होता है, भारी बारिश होती है, इसमें आके बादल करते हैं, तो ये साइक्लोनिक रेन होती है। इसके बाद देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाती है। आर्टिफिशियल रेन के लिए जो होते हैं वो पत्थर जो बादलों में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को या सिल्वर आयोडाइड इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीड क्लाउडिंग कर दी जाती है, जो एयरप्लेन होते हैं उसके द्वारा इसको जो है ऊपर बिखेर दिया जाता है। ये हाइग्रोस्कोपिक सेंटर की तरह कार्य करते हैं और एटमॉस्फेयर की जो नमी होती है उसको कंडेंस करने का काम करते हैं। कंडेंस करने के बाद ये क्लाउड बनाते हैं, और फिर वो क्लाउड जो है ग्रेविटी की वजह से जब बड़े होना शुरू हो जाते हैं वाटर वेपर, तो वो धीरे धीरे जो है बारिश करने लगती हैं, और इसे आर्टिफिशियल रेन